चैप्टर 1 शैडो चेक। जब कोई रिश्ता खत्म होता है तो सबसे पहले हमारा माइंड एक डिफेंस मोड में चला जाता है। हम तुरंत ब्लेम करने लगते हैं। उसने धोखा दिया, उसने बदल दिया, उसने मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं की। लेकिन अगर तुम सच में अपनी एक्स को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले खुद को देखना होगा। यही है पहला स्टेप, शैडो चेक। शैडो चेक का मतलब है अपने अंदर की सच्चाई से सामना करना। ये वो मिरर है जिसमें तुम्हें अपनी गलतियां, कमजोरियां और टॉक्सिक पैटर्न साफ दिखते हैं। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद खुद को विक्टिम मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी रिश्ता एक दिन में नहीं टूटता। उसके पीछे छोटी छोटी बातें होती हैं। ओवर पॉसेसिवनेस, ईगो, लैक ऑफ अटेंशन, डिसरिस्पेक्ट या कम्युनिकेशन गैप। अब तुम्हें इन्हीं चीजों को ढूंढना है। एक नोटबुक लो और लिखो, ब्रेकअप से पहले आखिरी 30 दिनों में तुमने क्या किया था। कितनी बार तुमने उसे ब्लेम किया, इग्नोर किया या अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स किए। जब तुम ये सब लिखते हो तो तुम्हें एहसास होगा कि कई बार गलती सिर्फ उसकी नहीं थी। यही अवेयरनेस तुम्हारा पहला ट्रांसफॉर्मेशन पॉइंट है। डार्क साइकोलॉजी ये नहीं कहती कि तुम गिल्ट में जियो, बल्कि ये सिखाती है कि अपनी डार्कनेस को समझो और उसे कंट्रोल करो। शैडो चेक का असली मकसद ये है कि तुम अपनी उन पैटर्न्स को पकड़ो जो बार बार तुम्हारे रिश्तों को तोड़ती है। शायद तुम इमोशनली डिपेंडेंट थे, शायद तुमने अपनी वैल्यू खो दी थी, या शायद तुमने उसे टेकन फॉर ग्रांटेड समझा। अब तुम्हें यह एनालाइज करना है कि क्या चीज तुम्हें उस ब्रेकअप तक ले गई। अगर तुम सच में उसे वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी पर्सनैलिटी को पहले फिक्स करना होगा, क्योंकि अगर वही पुराना वर्जन लेकर तुम उसके पास वापस जाओगे तो नतीजा वही होगा, फिर से रिजेक्शन। शैडो चेक का दूसरा स्टेप है अकाउंटेबिलिटी लेना। मतलब साफ साफ मानो कि हां, मुझसे गलती हुई थी। यही वो चीज है जो तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाएगी, क्योंकि ज्यादातर लड़के ब्लेम करते हैं, लेकिन स्ट्रांग पुरुष अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। जब तुम अपने अंदर की गलतियों को स्वीकार करते हो तो तुम्हारा माइंड स्टेबल होता है और तुम इमोशनली मेच्योर बनते हो। इसके बाद एक दूसरा एक्सरसाइज करो। अपने क्वालिटीज और फ्लॉज की लिस्ट बनाओ। अपने अंदर की वो बातें लिखो जिन पर तुम्हें गर्व है, और वो बातें जो तुम्हें सुधारनी है। इससे तुम्हें क्लैरिटी मिलेगी कि तुम क्या बनना चाहते हो। और याद रखो, अट्रैक्शन हमेशा क्लैरिटी से आता है, कंफ्यूजन से नहीं। शैडो चेक का मतलब सिर्फ खुद को समझना नहीं, बल्कि खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। जब तुम अपनी फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो और उन पर काम करते हो, तब तुम एक ऐसे वर्जन में बदलने लगते हो जो न सिर्फ अपनी एक्स को इंप्रेस करेगा, बल्कि खुद के लिए भी पावरफुल बनेगा। अब जब तुम ये स्टेप पूरा कर लोगे तब तुम इमोशनली रेडी हो जाओगे अगले फेज के लिए, सेल्फ कंट्रोल और साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। लेकिन याद रखना, ये जर्नी आसान नहीं है। इसमें तुम्हें अपने ईगो को तोड़ना होगा, अपनी हैबिट्स बदलनी होंगी और अपनी इमोशंस को कंट्रोल में रखना होगा। तो आज से ही शुरू करो। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से कहो, हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन अब मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा। यही तुम्हारा पहला रियल स्टेप है अपनी एक्स को वापस पाने की तरफ। अगर तुम्हें ये चैप्टर समझ आया और तुम्हें लगा कि इसमें कुछ वैल्यू है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ अगला टॉपिक कौन सा देखना चाहोगे। साइलेंट मेकओवर, हाउ टू मेक हर नोटिस यू अगेन, या वैल्यू फोर्ज, बिकम द मैन शी रिग्रेट्स लूजिंग। चैप्टर 2 इनर वॉर। शैडो चेक के बाद अब बारी है सबसे मुश्किल स्टेप की, अपने अंदर के वॉर को जीतने की। ब्रेकअप के बाद जो सबसे बड़ा दुश्मन होता है वो तुम्हारी एक्स नहीं, बल्कि तुम्हारा खुद का माइंड होता है। हर सुबह जब तुम उठते हो तो माइंड तुम्हें कहता है, उसे मैसेज कर दो, देखो उसने किसी और को फॉलो तो नहीं किया, शायद अब भी वो मुझसे प्यार करती है। यही इनर वॉर है, तुम्हारे इमोशंस और लॉजिक के बीच की लड़ाई। इनर वॉर का पहला रूल है अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा
कि तुम्हारा माइंड तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक तुम उसे ऑब्जर्व करना शुरू नहीं करते। जब भी तुम्हारे अंदर उसे कांटेक्ट करने की इच्छा उठे, एक डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं वीक हूं या क्योंकि मैं काल्म हूं? अगर जवाब वीकनेस है, तो रुक जाओ। ये छोटी प्रैक्टिस तुम्हें इमोशनल कंट्रोल सिखाएगी। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा ब्रेन डोपामिन विड्रॉल से गुजरता है, यानी वो केमिकल जो तुम्हें उसके साथ होने पर हैप्पीनेस देता था, अब गायब हो चुका है। इसलिए तुम्हें बेचैनी, गुस्सा और लोनलीनेस महसूस होती है। इसे हराने का एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। एक फिक्स्ड रूटीन बनाओ जिसमें मॉर्निंग वर्कआउट, जर्नलिंग और कोई नया स्किल सीखना शामिल हो। ये एक्टिविटीज तुम्हारे ब्रेन को नए डोपामिन सोर्सेज देंगी, जिससे तुम्हारा माइंड धीरे धीरे स्टेबल होगा। इनर वॉर में एक और हिस्सा है, ट्रिगर्स। वो चीजें जो तुम्हें उसके बारे में सोचने पर मजबूर करती है, जैसे ओल्ड चैट्स, फोटोज या कोई सॉन्ग। तुम्हें इन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करके अपने आसपास से हटाना होगा, लेकिन डिलीट नहीं करना, बस डिस्टेंस बनाना। क्योंकि डिलीट करना एस्केप है, डिस्टेंस बनाना कंट्रोल है। और डार्क साइकोलॉजी सिखाती है, पावर कम्स फ्रॉम कंट्रोल, नॉट फ्रॉम एस्केप। तुम्हें अपने इमोशन से लड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें अंडरस्टैंड करना है। जब तुम्हें सैडनेस महसूस हो, उसे दबाओ मत, बस ऑब्जर्व करो कि ये फीलिंग कहां से आ रही है। जब तुम इमोशंस को नाम देते हो, वो तुम्हें कंट्रोल करना छोड़ देती है। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की असली शुरुआत है। इनर वॉर जीतने का दूसरा स्टेप है फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। जब तुम्हारा माइंड अंदर से अनस्टेबल हो, तो बॉडी को स्ट्रांग बनाओ। जिम, योगा, रन, कुछ भी करो जो तुम्हें फिजिकल पेन दे, क्योंकि फिजिकल पेन इमोशनल पेन को न्यूट्रलाइज करता है। और धीरे धीरे तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में आने लगता है। इस फेज में किसी से सिंपैथी मत मांगो। लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि तुम क्या झेल रहे हो। ये लड़ाई तुम्हारी है और इसे तुम्हें अकेले जीतना है। जितना तुम साइलेंस में स्ट्रांग बनोगे, उतना ही तुम्हारा एनर्जी लेवल बढ़ेगा। और एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारी एक्स खुद महसूस करेगी कि तुम वो पहले वाले इंसान नहीं रहे। इनर वॉर का मतलब ये नहीं कि इमोशंस खत्म कर दो, बल्कि उन्हें डिसिप्लिन में बदल दो। क्योंकि जब तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है, तब तुम किसी के भी बिहेवियर से हिलते नहीं। तुम काम रहते हो, कंपोज्ड रहते हो, और इसी स्टेबिलिटी से तुम्हारी एनर्जी पावरफुल बनती है। तो याद रखो, एक्स को वापस पाने से पहले तुम्हें खुद को वापस पाना होगा। जब तुम्हारा अंदर का वॉर खत्म होगा, तभी बाहर की दुनिया तुम्हें जीतने लगेगी। यही इनर वॉर का असली अर्थ है, अपने माइंड को मास्टर करना, ताकि वो फिर कभी तुम्हें किसी के पीछे कमजोर न बना सके। चैप्टर 3, साइलेंट मेकओवर। अब जब तुमने अपने अंदर के इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, अब वक्त है खुद को बाहर से ट्रांसफॉर्म करने का। इस फेज को कहा जाता है साइलेंट मेकओवर। इसका मतलब है खुद को चुपचाप इतना बदल देना कि दुनिया नोटिस करे, लेकिन तुम किसी को कुछ एक्सप्लेन न करो। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लड़के दो एक्सट्रीम्स पर चले जाते हैं। या तो वो खुद को पूरी तरह निग्लेक्ट कर देते हैं, या फिर दिखावे के लिए ओवर रिएक्ट करते हैं, जैसे बार बार स्टोरी डालना, जिम की पिक्चर्स पोस्ट करना या एटीट्यूड दिखाना। लेकिन डार्क साइकोलॉजी सिखाती है, रियल पावर हमेशा साइलेंस में होती है। साइलेंट मेकओवर का पहला स्टेप है फिजिकल ग्रूमिंग। अपने लुक्स को सुधारो, लेकिन किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। एक सिंपल हेयर कट, क्लीन स्किन, अच्छे क्लोथ्स और एक फ्रेश स्मेल, ये छोटी चीजें तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। जब तुम मिरर में खुद को देखते हो और सोचते हो मैं अब अलग हूं, वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। दूसरा स्टेप है एनर्जी शिफ्ट। तुम्हें अपनी एनर्जी उस पर वेस्ट नहीं करनी है जो अब तुम्हारे साथ नहीं है। उसकी जगह वो एनर्जी अपने गोल्स, जिम, करियर या किसी क्रिएटिव काम में लगाओ।
क्योंकि जब तुम किसी चीज में डीपली बिजी हो जाते हो तो तुम नेचुरली अट्रैक्टिव बनते हो, लोगों को एनर्जी फील होती है, और तुम्हारी एक्स भी इवेंचुअली वो चेंज महसूस करेगी। साइलेंट मेकओवर का मतलब सोशल डिसअपियरेंस नहीं है, बल्कि कंट्रोल्ड प्रेजेंस। ऑनलाइन रहो लेकिन लिमिटेड। शो मत करो कि तुम दुखी हो। किसी मोटिवेशनल कैप्शन की जरूरत नहीं। बस काल्मली अपना काम करते रहो। ये साइलेंस धीरे धीरे तुम्हारे अंदर मिस्ट्री बनाता है, और वही मिस्ट्री अट्रैक्शन को फिर से जगा देती है। एक और जरूरी पॉइंट, कंपैरिजन मत करो। अपने माइंड को बार बार मत दोहराने दो कि वो अब किसी और के साथ है। तुम्हारा फोकस उस पर नहीं, खुद पर है। हर दिन एक रूल बनाओ, एक नया हैबिट सीखो, एक नई चीज पढ़ो, या कोई नई स्किल डेवलप करो। ये तुम्हारे पर्सनालिटी में डेप्थ लाएगा, और डेप्थ ही वो चीज है जो किसी भी सुपरफिशियल चार्म से ज्यादा पावरफुल होती है। साइलेंट मेकओवर का असली मकसद सिर्फ अच्छा दिखना नहीं है, बल्कि अंदर से स्टेबल और बाहर से कॉन्फिडेंट बनना है। जब तुम खुद पर काम करते हो बिना किसी शो ऑफ के, तब तुम्हारी वाइब बदलती है। तुम्हारे वॉक, तुम्हारी आइज और तुम्हारी एनर्जी में एक काल्म पावर आने लगती है। एक दिन तुम्हारी एक्स जब तुम्हें देखेगी तो उसे लगेगा कि तुम में कुछ अलग है, लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें वैलिडेशन की जरूरत नहीं रही। यही है साइलेंट मेकओवर की असली जीत। जब तुम्हें खुद से अप्रूवल मिल जाए, तब किसी और की जरूरत नहीं रहती। तो इस फेज में कोई ड्रामा नहीं, कोई रिवेंज नहीं, बस एक शांत फोकस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि सच्चा कमबैक किसी नॉइज से नहीं, बल्कि साइलेंस से शुरू होता है। चैप्टर 4, वैल्यू फोर्ज। अब तक तुमने खुद को समझना शुरू किया है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है, और अपने लुक्स व एनर्जी में बदलाव लाना शुरू कर दिया है। लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फेज, वैल्यू फोर्ज। यहां तुम सिर्फ बेटर दिखने की नहीं, बल्कि बेटर बनने की प्रोसेस में प्रवेश करते हो। वैल्यू फॉर्ज का मतलब है अपनी वैल्यू को दोबारा बनाना। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लड़के अपनी सेल्फ वर्थ खो देते हैं। वो खुद को कंपेयर करते हैं, गिल्ट में डूब जाते हैं, या फिर एक्स के वैलिडेशन के बिना खुद को अधूरा समझने लगते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा हाई वैल्यू से आती है, और वैल्यू किसी दूसरे की नजर से नहीं, खुद की मेहनत से बनती है। सबसे पहले यह समझो कि वैल्यू कोई चीज नहीं जो तुम किसी को दिखाओ। ये वो एनर्जी है जो तुम्हारे अंदर से निकलती है। जब तुम किसी पर्पस के साथ जीना शुरू करते हो, तो तुम्हारी वैल्यू अपने आप बढ़ती है। इसलिए पहला स्टेप है पर्पस सेट करना। अपने लाइफ का एक क्लियर गोल तय करो, चाहे वो करियर हो, बिजनेस हो, या सेल्फ इंप्रूवमेंट। तुम्हारी एनर्जी वहीं लगनी चाहिए जहां ग्रोथ पॉसिबल है। अब दूसरा स्टेप है कंसिस्टेंसी। कोई भी लड़की इंप्रेस्ड नहीं होती किसी के वर्ड से, बल्कि उसके पैटर्न से। अगर तुम हर हफ्ते कुछ नया शुरू करते हो और बीच में छोड़ देते हो, तो तुम्हारा माइंड भी तुम्हें सीरियस नहीं लेता। लेकिन जब तुम लगातार किसी चीज पर काम करते हो, तो तुम्हारे अंदर एक मैग्नेटिक एनर्जी बनती है। ये एनर्जी किसी परफ्यूम से ज्यादा पावरफुल होती है। वैल्यू फॉर्ज का तीसरा हिस्सा है इंडिपेंडेंस, इमोशनल और फाइनेंशियल दोनों। जब तुम इमोशनली डिपेंडेंट होते हो, तो तुम नीडी बन जाते हो, और नीडीनेस हर अट्रैक्शन को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसीलिए अब तुम्हें अपने इमोशंस और लाइफस्टाइल को इस तरह से डिजाइन करना है कि तुम्हारा हैप्पीनेस किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड ना हो। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी उतनी ही जरूरी है। जब तुम खुद अपने पैरों पर खड़े होते हो, तो तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस अलग ही लेवल का होता है। चौथा स्टेप है सोशल प्रूफ। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें दिखावा करना है, बल्कि तुम्हारी ग्रोथ नेचुरली दिखनी चाहिए। तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे एक्शंस और तुम्हारी लाइफस्टाइल खुद तुम्हारी प्रोग्रेस का सबूत बने। तुम्हारे एक्स को इनडायरेक्टली यह महसूस होना चाहिए कि अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो ब्रेकअप के समय थे। वैल्यू फॉर्ज का एक हिडन पार्ट है बाउंड्रीज बनाना। तुमने शायद पहले रिलेशनशिप में अपनी बाउंड्रीज खो दी थी। शायद तुम हर बात में हां बोलते थे,
या हर समय अवेलेबल रहते थे। अब ऐसा नहीं। बाउंड्रीज दिखाती है कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट इंटैक्ट है। जब कोई देखता है कि तुम अब खुद की रिस्पेक्ट करते हो, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारी वैल्यू उनके नजर में बढ़ जाती है। और सबसे पावरफुल वेपन, साइलेंस। अपनी प्रोग्रेस के बारे में ज्यादा बोलो मत। जो कर रहे हो वो बस क्वाइटली करते रहो। साइलेंस के अंदर एक मिस्टीरियस चार्म होता है जो एक्स को नेचुरली क्यूरियस बनाता है। वो खुद सोचेगी कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना चेंज कैसे आ गया। वैल्यू फॉर्ज का मतलब सिर्फ एक्सटर्नली अपग्रेड होना नहीं है। इसका मतलब है खुद के अंदर वो डिसिप्लिन, मैच्योरिटी और सेल्फ कंट्रोल लाना जो तुम्हें इमोशनली पावरफुल बनाता है। जब तुम्हारा फोकस एक्स को वापस पाने से हटकर खुद को बेटर बनाने पर शिफ्ट हो जाता है, तभी तुम्हारी जर्नी सही दिशा में बढ़ती है। याद रखो, तुम अपनी एक्स को तभी अट्रैक्ट कर सकते हो जब तुम्हारी प्रेजेंस उसकी इमेजिनेशन से ज्यादा पावरफुल बन जाए। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम अपनी वैल्यू खुद फॉर्ज करते हो, स्टेप बाय स्टेप, साइलेंस में और कंप्लीट फोकस के साथ। यही है असली ट्रांसफॉर्मेशन की बिगिनिंग, जब तुम खुद की वर्थ पहचानते हो और किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। चैप्टर 5, ओन मिस्टेक्स। अब जब तुमने अपनी वैल्यू को वापस बनाना शुरू किया है, अब समय है एक और गहरी चीज से सामना करने का, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। यही है ओन मिस्टेक्स का फेज, जहां तुम ईगो को एक तरफ रखकर खुद को सच्चाई के सामने खड़ा करते हो। ज्यादातर लोग ब्रेकअप के बाद यही सोचते हैं कि मैं तो सही था, गलती उसी की थी। लेकिन सच्चाई ये है कि किसी भी रिश्ते का टूटना कभी वन साइडेड नहीं होता। अगर तुम सच में अपनी एक्स को वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेनी होगी। क्योंकि जब तक तुम खुद को सही और उसे गलत मानते रहोगे, तब तक तुम्हारे अंदर कोई रियल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। ओन मिस्टेक्स का पहला स्टेप है ऑनेस्टी। अपने आप से ब्रूटल ऑनेस्टी। खुद से पूछो, मैंने क्या किया जिससे वो दूर गई? क्या मैं बहुत कंट्रोलिंग था? क्या मैंने उसे इमोशनल स्पेस नहीं दी? क्या मैं बार बार लड़ाइयों को ईगो का खेल बना देता था? या फिर क्या मैंने उसकी इमोशंस को इग्नोर किया? ये सवाल अनकंफर्टेबल लगेंगे, लेकिन इन्हीं में तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की जड़ है। एक नोटबुक लो और उसमें 3 सेक्शंस बनाओ। पहला, माई मिस्टेक्स। दूसरा, वाई इट हैपेंड। और तीसरा, हाउ आई विल फिक्स इट। जैसे उदाहरण के लिए, अगर तुमने फाइट्स में हमेशा डोमिनेंस दिखाने की कोशिश की, तो माई मिस्टेक में लिखो ओवर डोमिनेंस। वाई इट हैपेंड में लिखो इनसिक्योरिटी या कंट्रोल की नीड की वजह से। और हाउ आई विल फिक्स इट में लिखो, अब मैं आर्ग्यूमेंट्स में काल्मली बिहेव करूंगा और सुनने की हैबिट डेवलप करूंगा। ये छोटा सा प्रोसेस सिंपल लग सकता है, लेकिन यही तुम्हारे अंदर के टॉक्सिक पैटर्न्स को ब्रेक करने का पहला कदम है। डार्क साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, द मोमेंट यू स्टॉप ब्लेमिंग यू स्टार्ट चेंजिंग। जब तुम ब्लेम छोड़ते हो, तब तुम्हारा माइंड डिफेंस मोड से लर्निंग मोड में चला जाता है। और यही माइंडसेट तुम्हें एक्स के सामने एक अलग इंसान बनाता है। ओन मिस्टेक्स का दूसरा स्टेप है सेल्फ फॉरगिवनेस। अपने आप को माफ करना जरूरी है। अगर तुम अपनी ही गलतियों पर गिल्ट में डूबे रहोगे, तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। गिल्ट इंप्रूवमेंट को रोक देता है, लेकिन एक्सेप्टेंस ग्रोथ को शुरू करता है। अपनी गलतियों को समझो, माफ करो और तय करो कि अब वही बिहेवियर रिपीट नहीं करना। तीसरा स्टेप है इमोशनल अवेयरनेस। जब तुम किसी आर्ग्यूमेंट या टेंशन के वक्त रिएक्ट करते थे, तो वो रिएक्शन कहां से आता था? ईगो से, फियर से या इनसिक्योरिटी से? जब तुम अपने रिएक्शंस की रूट पहचानते हो, तो धीरे धीरे तुम अपने इमोशंस के मास्टर बन जाते हो। और यही चीज तुम्हें अगले रिलेशनशिप फेज में स्ट्रांग बनाएगी। ओन मिस्टेक्स का मतलब ये नहीं कि तुम अपने आप को कमजोर या लूजर मानो। इसका मतलब है कि तुम इतना मेच्योर हो चुके हो कि अपनी गलतियों से भागते नहीं, उनका सामना करते हो। यही वो मेच्योरिटी है जो हर स्ट्रांग व्यक्ति के अंदर होती है।
जब तुम्हारी एक्स देखेगी कि अब तुम ब्लेम नहीं कर रहे, एक्सक्यूजेस नहीं दे रहे, बल्कि कामली अपनी गलतियों को स्वीकार कर रहे हो, तो उसके अंदर एक रिस्पेक्ट खुद ब खुद जागेगी। क्योंकि ज्यादातर लोग ईगो में फंसे रहते हैं, लेकिन जो इंसान अपनी गलतियां मान लेता है, वो रेयर होता है। तो अब से अपनी हर एक्शन को ऑब्जर्व करना शुरू करो। जब भी किसी बात पर इमोशन हावी हो, तो खुद से पूछो, क्या मैं फिर वही गलती दोहरा रहा हूं? अगर जवाब हां है, तो वहीं रुक जाओ। यही अवेयरनेस तुम्हारा नया वेपन बनेगी। ओन मिस्टेक्स का असली अर्थ है खुद को दोष देना नहीं, बल्कि खुद को अपग्रेड करना। जब तुम अपनी गलतियों को समझते हो और उन पर कॉन्शियसली काम करते हो, तब तुम्हारा बिहेवियर खुद ब खुद बदलने लगता है। और यही चेंज एक्स को अट्रैक्ट करता है, न शब्दों से, न दिखावे से, बल्कि तुम्हारे काल्म, इवॉल्व्ड और ग्राउंडेड एनर्जी से। याद रखो, सच्चा पावर उस इंसान के पास होता है जो खुद को ईमानदारी से देख सके। और जब तुम ये कर लेते हो, तो तुम किसी के अप्रूवल के बिना भी पावरफुल बन जाते हो। यही है ओन मिस्टेक्स का असली मीनिंग, अपने अंधेरे को पहचान कर उसे रोशनी में बदल देना। चैप्टर 6, सिंसियर अपॉलजी। अब जब तुम अपनी गलतियों को समझ चुके हो और उन्हें सुधारने की प्रोसेस में हो, तो अगला स्टेप आता है अपॉलजी देना। लेकिन यह कोई इमोशनल ड्रामा वाला अपॉलजी नहीं है। ये एक सिंसियर, काम और वेल स्ट्रक्चर्ड अपॉलजी है, जो मैच्योरिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी से भरी हो। इस चैप्टर में तुम्हें समझना है कि सही तरीके से माफी कैसे मांगी जाती है, ताकि उसका असर शब्दों से ज्यादा एनर्जी से महसूस हो। ब्रेकअप के बाद ज्यादातर लोग अपोलॉजी को वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज कम बैक, या आई कांट लिव विदाउट यू। ये लाइंस सिर्फ डेस्परेशन दिखाती है, सिंसेरिटी नहीं। जबकि रियल अपॉलॉजी में गिल्ट नहीं होता, उसमें अकाउंटेबिलिटी और क्लैरिटी होती है। सिंसियर अपॉलॉजी देने से पहले 3 चीजें जरूरी है: राइट टाइमिंग, राइट माइंडसेट और राइट वर्ड्स। पहला है टाइमिंग। जब तुम्हारा माइंड अनस्टेबल हो, जब तुम्हें अभी भी इंटेंस इमोशंस या एंगर महसूस हो रहा हो, तब अपॉलॉजी देना गलत होगा। तुम्हारा टोन चाहे जितना भी सही हो, सामने वाला तुम्हारी एनर्जी में इंस्टेबिलिटी महसूस कर लेगा। इसलिए पहले खुद को इमोशनली न्यूट्रल करो। जब तुम्हें अंदर से काल्मनेस महसूस हो, तभी मैसेज या कॉन्वर्सेशन का डिसीजन लो। दूसरा है माइंडसेट। अपॉलॉजी का मतलब फॉरगिवनेस मांगना नहीं है, बल्कि अपना पर्सपेक्टिव साफ करना है। तुम्हें यह नहीं कहना कि मुझे माफ कर दो, बल्कि यह दिखाना है कि मैंने अपनी गलती समझ ली है और अब मैं बदल चुका हूं। यह मेच्योरिटी का संकेत है। जब तुम्हारा इंटेंट प्योर होता है, तो सामने वाला उसे सबकॉन्शियसली फील करता है। अब आते हैं वर्ड्स पर। सबसे इफेक्टिव अपॉलॉजी शॉर्ट और स्पेसिफिक होती है। जैसे, मैं ये समझता हूं कि हमारे बीच कई बार मैंने बातों को ईगो में लेकर गलत बिहेव किया। उस वक्त मैं इमेच्योर था, लेकिन अब मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा, बस इतना कहना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ बिताया वक्त मुझे बहुत कुछ सिखा गया। बस इतना ही काफी है। ज्यादा एक्सप्लेनेशन या इमोशनल लाइंस अपॉलॉजी को वीक बना देती है। रिमेंबर, काल्म टोन रिफ्लेक्ट्स कंट्रोल, और कंट्रोल ही पावर है। अपॉलॉजी के बाद साइलेंस सबसे बड़ा टूल है। माफी मांगने के बाद बार बार मैसेज मत भेजो। ना ही ये एक्सपेक्ट करो कि वो तुरंत रिप्लाई करेगी या फॉरगिव कर देगी। तुमने अपना स्टेप ले लिया, अब उसे स्पेस दो। डार्क साइकोलॉजी ये सिखाती है कि जब तुम किसी चीज के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब वो चीज खुद तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। सिंसियर अपॉलॉजी का एक हिडन इम्पैक्ट होता है। यह तुम्हें इमोशनली लाइटर बना देता है। जब तुम अपनी गलती स्वीकार करते हो और काल्मली उसे एक्सप्रेस करते हो, तो तुम्हारे अंदर गिल्ट खत्म होने लगता है। तुम क्लैरिटी से सोच पाते हो और अपने अगले स्टेप्स पर फोकस कर सकते हो। कभी कभी अपॉलॉजी का जवाब साइलेंस होता है, लेकिन यह साइलेंस डिफीट नहीं है। ये सिग्नल है कि तुम्हारा मैसेज अब्सॉर्ब हो रहा है।
लोगों को इमोशंस प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए, और जब तुम वेट करने का पेशेंस दिखाते हो तो तुम्हारी मेच्योरिटी सामने वाले को इनडायरेक्टली दिखती है। सिंसियर अपोलॉजी सिर्फ शब्दों की बात नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। अगर तुमने सच में अपनी गलती समझी है और सुधार की कोशिश की है, तो वो एनर्जी तुम्हारे हर शब्द में महसूस होगी, और वो डिफरेंस क्रिएट करती है डेस्परेट अपोलॉजी और पावरफुल अपोलॉजी में। याद रखो, अपोलॉजी देने का मकसद किसी को वापस लाना नहीं, बल्कि अपने कैरेक्टर को क्लियर करना है। जब तुम्हारी इंटेंट प्योर होती है तो सामने वाला तुम्हें एक नए नजरिए से देखना शुरू करता है, और यही मोमेंट कभी कभी पुराने रिश्तों के बीच एक नई बिगिनिंग बन जाता है। तो एक डीप ब्रेथ लो, काल्म रहो, और जब सही वक्त लगे तब अपने दिल से एक सिंसियर, बैलेंस्ड और मेच्योर अपोलॉजी दो। ये तुम्हारे हीलिंग और कमबैक दोनों की शुरुआत होगी। चैप्टर 7, स्पेस रिस्पेक्ट। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती जो ज्यादातर लड़के करते हैं वो है स्पेस ना देना। वो बार बार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, इनडायरेक्ट पोस्ट्स डालते हैं, या म्यूचुअल फ्रेंड से उसकी लाइफ की अपडेट्स लेते रहते हैं। लेकिन अगर तुम सच में अपनी एक्स को वापस पाना चाहते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि स्पेस ही तुम्हारा सबसे पावरफुल वेपन है। यही वो साइलेंस है जो अट्रैक्शन को फिर से जगाता है। स्पेस रिस्पेक्ट करने का मतलब ये नहीं कि तुम इग्नोर करो या एटीट्यूड दिखाओ। इसका मतलब है तुम्हें यह समझना है कि अब वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, और तुम्हारा फोकस उसके एक्शंस पर नहीं, अपने एक्शंस पर होना चाहिए। जब तुम किसी को स्पेस देते हो तो तुम इनडायरेक्टली ये मैसेज भेजते हो कि मैं इमोशनली स्टेबल हूं और तुम्हारे बिना भी मेरा कंट्रोल बना हुआ है। यही चीज किसी को सबकॉन्शियसली तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट करती है। जब कोई ब्रेकअप के बाद तुमसे दूर होता है तो उसका माइंड भी कंफ्यूजन में होता है, उसे क्लैरिटी चाहिए होती है, और जब तुम लगातार कांटेक्ट करने की कोशिश करते हो तो तुम उसे वो क्लैरिटी नहीं देते, बल्कि उसकी कंफ्यूजन बढ़ा देते हो। लेकिन जब तुम कंप्लीटली शांत हो जाते हो तो उसके माइंड में एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। वो अचानक इतना काल्म क्यों है? क्या अब उसे फर्क नहीं पड़ता? यही क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन की फर्स्ट स्पार्क होती है। स्पेस रेस्पेक्ट करने का पहला स्टेप है जीरो कांटेक्ट रूल। इसका मतलब है 30 से 45 दिन तक कोई मैसेज, कॉल, डीएम या इनडायरेक्ट स्टोरी नहीं। इस टाइम में तुम्हारा काम है खुद पर फोकस करना, अपने रूटीन को स्टेबलाइज करना और इमोशनल डिपेंडेंसी को खत्म करना। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन यही तुम्हें मेंटल क्लैरिटी देगा। दूसरा स्टेप है इमोशनल डिटैचमेंट। तुम्हारा गोल उसे भूलना नहीं है, बल्कि उसके बिना खुद को बैलेंस में रखना है। जब तुम हर मोमेंट में उसके बारे में सोचते हो तो तुम अपने माइंड को कमजोर बना रहे होते हो। लेकिन जब तुम खुद को डिस्ट्रैक्शन से दूर रखकर सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगाते हो तो तुम्हारा एनर्जी लेवल बदलने लगता है, और एनर्जी ही वो चीज है जो तुम्हारे वाइब को अट्रैक्टिव बनाती है। स्पेस का तीसरा स्टेप है इनडायरेक्ट प्रेजेंस। इसका मतलब है कि तुम कंप्लीटली वैनिश मत हो जाओ। बस अपनी लाइफ को साइलेंटली अपग्रेड करो और नेचुरल तरीके से दिखाओ कि तुम अब भी एक्टिव हो, बस डेस्परेट नहीं। तुम अपने लाइफस्टाइल की सिंपल चीजें दिखा सकते हो, कोई न्यू हैबिट, फिटनेस प्रोग्रेस, स्किल लर्निंग या पीसफुल मोमेंट। ये सब बिना किसी ओवर एक्टिंग के, बस जेन्युइनली। क्योंकि जब वो तुम्हारे प्रोफाइल पर आएगी और देखेगी कि तुम अब भी काल्म और फोकस्ड हो तो उसके अंदर तुम्हारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। स्पेस रिस्पेक्ट का मतलब है पावर को वापस अपने हाथों में लेना। जब तुम उसे स्पेस देते हो तो तुम अपने इमोशंस पर कंट्रोल साबित करते हो, और यही कंट्रोल वो फाउंडेशन है जिस पर किसी भी हेल्थी रिलेशनशिप को दोबारा बनाया जा सकता है। एक और चीज समझो, जितना तुम किसी चीज के पीछे भागोगे वो उतनी दूर भागेगी, लेकिन जब तुम उसे छोड़ दोगे तो वो नेचुरली रुककर पीछे देखेगी। यही साइकोलॉजी है। लोग तब रिटर्न करते हैं जब उन्हें महसूस होता है कि तुम अब डिपेंडेंट नहीं रहे। स्पेस रिस्पेक्ट करना मैच्योरिटी का सिंबल है। यह दिखाता है कि अब तुम इमोशन से नहीं,
अंडरस्टैंडिंग से ऑपरेट कर रहे हो। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हारी एक्स को इंटरनली शेक करेगा। उसे लगेगा कि तुम वही इंसान नहीं रहे जो पहले हर बात पर पैनिक करता था। तो अब से साइलेंस को वीकनेस मत समझो, ये तुम्हारी सबसे स्ट्रांग स्ट्रेटेजी है। क्योंकि जब तुम बोलना बंद करते हो, तब तुम्हारा बिहेवियर बोलना शुरू करता है। और जब तुम्हारा बिहेवियर काल्म और कंसिस्टेंट हो जाता है, तब सामने वाला खुद तुम्हारे साइलेंस में आंसर्स ढूंढने लगता है। यही स्पेस रिस्पेक्ट की असली ताकत है, जब डिस्टेंस अट्रैक्शन में बदल जाती है। चैप्टर 8, कंसिस्टेंट चेंज। अब तक तुमने अपनी गलतियां पहचानी, माफी मांगी और उसे स्पेस दी। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण स्टेप शुरू होता है, कंसिस्टेंसी। किसी भी कमबैक की असली ताकत कंसिस्टेंसी में होती है। एक बार चेंज दिखाना आसान है, लेकिन उसे मेंटेन करना ही असली गेम चेंजर है। और यही है इस चैप्टर का फोकस, कंसिस्टेंट चेंज। जब कोई लड़की देखती है कि तुम्हारे अंदर बदलाव आया है, तो उसका माइंड पहले डाउट करता है। वो सोचती है कि शायद ये टेम्पररी है, कुछ दिन बाद फिर वही पुराना बिहेवियर वापस आ जाएगा। और सच यही है कि ज्यादातर लोग थोड़े वक्त के लिए बदलते हैं, लेकिन जल्दी अपनी पुरानी हैबिट्स में लौट जाते हैं। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा चेंज असर छोड़े, तो तुम्हें उसे लाइफस्टाइल बनाना होगा, परफॉर्मेंस नहीं। कंसिस्टेंसी का पहला रूल है छोटे और स्थिर बदलाव। लोग अक्सर बड़े गोल्स बना लेते हैं। मैं जिम डेली जाऊंगा, मैं पूरी तरह काल्म रहूंगा, मैं अब कभी इमोशनल नहीं बनूंगा। लेकिन फिर कुछ दिनों में ही सब टूट जाता है। कंसिस्टेंट चेंज हमेशा छोटे स्टेप्स से आता है। अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट वर्कआउट करते हो, रोज सिर्फ एक पेज पढ़ते हो, या हर दिन एक बार अपने इमोशंस ऑब्जर्व करते हो, तो धीरे धीरे ये तुम्हारी हैबिट बन जाती है। और हैबिट्स ही तुम्हारे कैरेक्टर को डिफाइन करती है। कंसिस्टेंसी का दूसरा स्टेप है एक्सटर्नल और इंटरनल बैलेंस। सिर्फ बाहर से बदलना काफी नहीं। तुम जिम जा रहे हो, ग्रूमिंग कर रहे हो, लेकिन अंदर से अभी भी एंग्शियस, जेलस या एंग्री हो, तो ये टेम्पररी चेंज है। अंदर की स्टेबिलिटी के लिए मेडिटेशन, जर्नलिंग और डेली रिफ्लेक्शन जरूरी है। हर दिन 5 मिनट अपने दिन को रिव्यू करो। आज मैंने कहाँ काल्मली बिहेव किया, कहाँ रिएक्ट किया और कहाँ इंप्रूव कर सकता हूं। ये छोटी सी डेली प्रैक्टिस तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल को मजबूत करती है। तीसरा स्टेप है नो अनाउंसमेंट, सिर्फ एक्शन। किसी को बताने की जरूरत नहीं कि तुम बदल गए हो। खुद को एक्सप्लेन मत करो, वैलिडेशन मत मांगो। जब तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन रियल होता है, तो लोग खुद नोटिस करते हैं। तुम्हारे वर्ड से ज्यादा तुम्हारी प्रेजेंस बोलती है। और यही साइलेंस तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट कम्युनिकेशन बन जाता है। कंसिस्टेंसी का एक और हिस्सा है इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। जब वो तुम्हारी लाइफ में दोबारा किसी फॉर्म में एंट्री लेगी, चाहे इनडायरेक्टली या किसी मैसेज से, तुम्हें उसी कामनेस के साथ रिस्पॉन्ड करना है जो तुमने इस जर्नी में डेवलप की है। अगर तुम फिर से एंग्शियस या डेस्परेट दिखे, तो वो तुरंत समझ जाएगी कि तुम्हारा चेंज सिर्फ एक्ट था। लेकिन अगर तुम बैलेंस में रहे, तो उसके माइंड में ये बिलीफ बैठ जाएगा कि तुम सच में इवॉल्व हो चुके हो। कंसिस्टेंट चेंज सिर्फ एक्स को वापस लाने का टूल नहीं है, ये तुम्हारे खुद के ग्रोथ का फाउंडेशन है। जब तुम लंबे समय तक डिसिप्लिन्ड रहते हो, तो तुम्हारे माइंड का स्ट्रक्चर बदल जाता है। अब तुम इमोशन से नहीं, लॉजिक और अवेयरनेस से डिसीजंस लेने लगते हो। यही मेंटल स्ट्रेंथ तुम्हें हर सिचुएशन में ग्राउंडेड रखती है। कंसिस्टेंसी के लिए एक पावरफुल एक्सरसाइज है पैटर्न अवेयरनेस। हर बार जब तुम्हें पुराना बिहेवियर दोहराने का मन करे, जैसे बार बार चेक करना कि उसने तुम्हें मैसेज किया या नहीं, या उसकी स्टोरी देखना, तब पॉज करो। खुद से पूछो, क्या ये वही पुराना पैटर्न है जो मुझे कमजोर बनाता था? अगर हां, तो उस अर्ज को ऑब्जर्व करो, लेकिन एक्ट मत करो। ये प्रोसेस धीरे धीरे तुम्हें मास्टर बना देगी। कंसिस्टेंट चेंज का मतलब है बिना नॉइज के धीरे धीरे एक नया वर्जन बनाना, जो स्टेबल, कॉन्फिडेंट और इमोशनली मैच्योर हो।
जब तुम्हारी कंसिस्टेंसी टाइम के साथ सॉलिड होती जाएगी, तो तुम्हारा प्रेजेंस खुद एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और उस वक्त तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारी काल्म एनर्जी ही कम्युनिकेशन बन जाएगी। याद रखो, लोग वर्ड्स पर नहीं, पैटर्न्स पर विश्वास करते हैं और जब तुम्हारे पैटर्न्स बदल जाते हैं, तो परसेप्शन अपने आप बदल जाता है। यही है कंसिस्टेंट चेंज। जब तुम्हारा हर एक्शन साइलेंटली साबित करता है कि अब तुम वही इंसान नहीं रहे। चैप्टर 9, सोशल प्रूफ। अब जब तुम्हारे अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप है अपनी ग्रोथ को इनडायरेक्टली दुनिया को दिखाना। इसे कहा जाता है सोशल प्रूफ। ये डार्क साइकोलॉजी का एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल है, क्योंकि इंसान हमेशा दूसरों की नजर से वैल्यू तय करता है। जब समाज या आसपास के लोग तुम्हारी प्रोग्रेस देखने लगते हैं, तो तुम्हारी एक्स भी उसी परसेप्शन से इन्फ्लुएंस होती है। सोशल प्रूफ का मतलब दिखावा करना नहीं है, बल्कि अपनी लाइफ को इस तरह से डिजाइन करना कि तुम्हारी ग्रोथ नेचुरली दिखे। लोग जो जेन्युइनली बदल रहे होते हैं, उन्हें कभी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनकी एनर्जी, प्रेजेंस और एक्शंस खुद बोलते हैं। इसका पहला स्टेप है विजिबल कंसिस्टेंसी। तुम जो भी कर रहे हो, उसे क्वाइटली करते रहो, लेकिन स्मार्ट तरीके से प्रेजेंट करो। जैसे तुम जिम जा रहे हो, तो हर दिन सेल्फीज डालने की जरूरत नहीं, लेकिन कभी कभी एक प्रोग्रेस अपडेट डालो जो काल्म और सटल हो। तुम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट दिखाओ, ना कि प्रोसेस। जब लोग तुम्हारी डिसिप्लिन और कमिटमेंट देखेंगे, तो तुम्हारा रिस्पेक्ट नेचुरली बढ़ेगा और यही तुम्हारा सोशल प्रूफ बनेगा। दूसरा स्टेप है हेल्थी सोशल सर्कल। अगर तुम्हारे आसपास वही लोग हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं या तुम्हें नीचे खींचते हैं, तो तुम्हारी एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। अपने सर्कल को फिल्टर करो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो ग्रोथ ओरिएंटेड हो, जो तुम्हें मोटिवेट करे और तुम्हारी प्रोग्रेस को अप्रिशिएट करे। जब तुम्हारी एक्स देखेगी कि तुम्हारे आसपास अब हेल्थी पॉजिटिव लोग हैं, तो उसके माइंड में तुम्हारे बारे में एक नया परसेप्शन बनेगा। सोशल प्रूफ का तीसरा स्टेप है कॉन्फिडेंस प्रोजेक्शन। तुम्हारा पॉस्चर, आई कांटेक्ट और कम्युनिकेशन स्टाइल तुम्हारी साइकोलॉजी को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब तुम किसी से बात करते हो, काल्मली और कॉन्फिडेंट तरीके से बात करो। किसी कॉन्वर्सेशन में एक्स का नाम आए तो रिएक्ट मत करो, बस न्यूट्रल रहो। यही न्यूट्रलिटी दिखाती है कि अब तुम्हारा इमोशनल कंट्रोल कितना स्ट्रांग है। सोशल प्रूफ का एक और पावरफुल टूल है कंट्रीब्यूशन। किसी यूजफुल एक्टिविटी या मीनिंगफुल प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होना। जब तुम किसी काम से सोसाइटी या लोगों को कुछ कंट्रीब्यूट करते हो, तो तुम्हारी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लोग तुम्हें सिर्फ एक व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक इम्पैक्ट बनाने वाले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। और यही परसेप्शन तुम्हारी एक्स के माइंड में भी इन्फ्लुएंस करता है। अब एक बात ध्यान रखो, सोशल प्रूफ कभी आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। अगर तुम दिखावे के लिए कुछ करोगे, तो एनर्जी मिसमैच साफ दिखेगा। ऑथेंटिसिटी हमेशा इंपैक्ट करती है, फेकनेस कभी नहीं। इसलिए जो भी दिखाना है, वो रियल एफर्ट से आना चाहिए। सोशल प्रूफ सिर्फ एक्सटर्नल चीज नहीं है, ये तुम्हारे इंटरनल ग्रोथ का रिफ्लेक्शन है। जब तुम अंदर से काल्म, क्लियर और कॉन्फिडेंट होते हो, तो वो वाइब तुम्हारे हर जेस्चर में दिखाई देती है। तुम्हारी एक्स को ये वाइब इनडायरेक्टली महसूस होगी, चाहे तुम दोनों बात ना भी करो। और यही तुम्हारा साइलेंट कम्युनिकेशन बन जाता है। एक और सटल पॉइंट है इनडायरेक्ट अट्रैक्शन। जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं या तुम्हारी प्रोग्रेस के बारे में बात करते हैं, तो यो इनडायरेक्टली तुम्हारी एक्स तक पहुंचती है। और जब वो दूसरों से तुम्हारे बारे में पॉजिटिव बातें सुनती है, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड तुम्हारे प्रति सॉफ्ट होने लगता है। इसे कहते हैं परसेप्शन शिफ्ट, जो किसी भी रेकॉन्सिलिएशन का सबसे जरूरी स्टेज है। सोशल प्रूफ तुम्हारे लिए एक साइलेंट वेपन की तरह काम करेगा। ये कुछ ऐसा नहीं जिसे तुम कंट्रोल करो, बल्कि ऐसा जो तुम्हारे ऑथेंटिक एक्शन से अपने आप बनता है। ये तुम्हारी एक्स को इनडायरेक्टली दिखाता है कि तुम अब उस इंसान से
कहीं ज्यादा स्टेबल, वैल्यूएबल और कॉन्फिडेंट हो चुके हो। जब दुनिया तुम्हारे ट्रांसफॉर्मेशन की गवाह बन जाती है, तो तुम्हें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा इमेज ही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेज बन जाता है। और यही मोमेंट होता है जब तुम्हारा साइलेंस सबसे ज्यादा बोलता है और तुम्हारी एक्स को सोचने पर मजबूर करता है कि उसने क्या खो दिया। चैप्टर 10, ट्रिगर रिपेयर। अब तक तुमने खुद पर काफी काम किया है, अपनी गलतियां समझी, अपनी एनर्जी बदली और अपनी वैल्यू को फिर से बनाया। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है, और वो है ट्रिगर्स। यही वो छोटी छोटी बातें हैं जो तुम्हें इमोशनली वीक बना देती है, तुम्हारे कंट्रोल को तोड़ देती है और तुम्हारे पूरे प्रोग्रेस को पीछे धकेल देती है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ट्रिगर रिपेयर की, यानी उन इमोशनल ट्रिगर्स को समझने और न्यूट्रलाइज करने की कला। ट्रिगर का मतलब है कोई भी चीज जो तुम्हें अचानक पुराने इमोशंस में वापस खींच ले जाए। जैसे तुम्हारी एक्स की फोटो देखना, कोई मैसेज टोन सुनना, कोई पुराना सॉन्ग चल जाना, या किसी म्यूचुअल फ्रेंड से उसके बारे में सुनना। ये सब तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में एक इमोशनल स्विच की तरह काम करते हैं। और जब ये स्विच ऑन होता है, तो तुम्हारा काल्म, कंपोज्ड वर्जन एक सेकंड में गायब हो जाता है। यही ट्रिगर है। अब सबसे पहले तुम्हें अपने ट्रिगर्स को पहचानना होगा। एक सिंपल रूल है, ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। जब भी तुम्हें अचानक सैडनेस, एंगर या एंजाइटी महसूस हो, तो पॉज करो और खुद से पूछो, अभी ये इमोशन किस वजह से आया। उस मोमेंट को आइडेंटिफाई करो। धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि कौन सी चीज तुम्हें डिस्टर्ब करती है और कितनी इंटेंसिटी से। यही पहला स्टेप है ट्रिगर अवेयरनेस का। ट्रिगर रिपेयर का दूसरा स्टेप है इमोशनल डिस्टेंसिंग। इसका मतलब है अपने ट्रिगर से एस्केप नहीं, बल्कि उनके साथ एक डिस्टेंस बनाना। उदाहरण के लिए, अगर उसकी फोटोज या मैसेजेस तुम्हें कमजोर बनाते हैं, तो उन्हें डिलीट मत करो, बस इग्नोर करना सीखो। डिलीट करना रनिंग अवे है, लेकिन इग्नोर करना कंट्रोल है। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन सीख जाएगा कि इन चीजों की पावर खत्म हो गई है। तीसरा स्टेप है रिफ्रेमिंग। हर ट्रिगर के पीछे एक इमोशन होता है। जैसे अगर किसी सॉन्ग को सुनकर तुम्हें दर्द महसूस होता है, तो उसका मीनिंग बदल दो। अब उस सॉन्ग को अपने ग्रोथ की याद से जोड़ो, अपने कमबैक की एनर्जी से जोड़ो। जब तुम किसी पेनफुल चीज को पावरफुल मीनिंग दे देते हो, तो वो चीज तुम्हारा वेपन बन जाती है। ट्रिगर रिपेयर का एक और जरूरी हिस्सा है इमोशनल रिस्पॉन्स का ट्रेनिंग। जब भी कोई ट्रिगर एक्टिवेट हो, इमीडिएटली रिएक्ट मत करो, बस खुद को ऑब्जर्व करो और 10 डीप ब्रेथ्स लो। तुम्हारा ब्रेन धीरे धीरे रिप्रोग्राम होने लगेगा। तुम्हारा सबकॉन्शियस समझेगा कि अब तुम वही पुराने इंसान नहीं रहे जो हर छोटी चीज पर इमोशनल हो जाता था। अब तुम्हारे अंदर स्टेबिलिटी है, अवेयरनेस है। कई बार ट्रिगर्स लोगों के वर्ड से आते हैं। जैसे कोई दोस्त कैजुअली कह दे, यार वो तो बहुत खुश लग रही है। ऐसे मोमेंट्स में तुम्हें खुद को मेंटली रिमाइंड करना है, मैं भी खुश हूं, बस अलग डायरेक्शन में। ये स्मॉल एफर्मेशंस तुम्हारे माइंडसेट को स्टेडी रखते हैं। ट्रिगर रिपेयर में पेशेंस चाहिए। ये प्रोसेस ओवरनाइट नहीं होती, लेकिन जब तुम हर बार अपने रिएक्शन को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो, तो तुम्हारा माइंड नया पैटर्न सीखता है। और यही वो ट्रांसफॉर्मेशन है जो तुम्हें इमोशनली अनबीटेबल बना देता है। डार्क साइकोलॉजी ये सिखाती है कि ट्रिगर्स को मिटाओ मत, उन्हें अपने फेवर में यूज करो। जब भी कोई ट्रिगर एक्टिवेट हो, उसे रिमाइंडर बनाओ कि तुम कितना आगे बढ़ चुके हो। वो पेन जो पहले तुम्हें तोड़ता था, अब वही तुम्हारे स्ट्रेंथ का सिंबल बन सकता है। ट्रिगर रिपेयर का असली मतलब है अपने इमोशन को रिस्पॉन्स में बदलना, रिएक्शन में नहीं। क्योंकि जब तुम रिएक्शन से रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ते हो, तभी तुम अपने माइंड के मास्टर बनते हो। और यही मास्टरी तुम्हें किसी भी रिलेशनशिप या सिचुएशन में पावरफुल बनाती है। अब तुम्हारा काम है अपने ट्रिगर्स की एक लिस्ट बनाना, उन्हें ऑब्जर्व करना
और धीरे धीरे उन्हें न्यूट्रल करना। क्योंकि जब तुम्हारे ट्रिगर्स तुम्हारे कंट्रोल में आ जाते हैं, तब तुम्हारी एक्स नहीं, तुम्हारा माइंड तुम्हारे कमांड पर चलने लगता है। और वहीं से शुरू होता है रियल डोमिनेंस, साइलेंट, काल्म और कंप्लीटली कंट्रोल्ड। चैप्टर 11, ट्रस्ट रीबिल्ड। किसी भी रिश्ते की नींव ट्रस्ट पर टिकी होती है। एक बार जब वो टूट जाता है तो उसे वापस बनाना आसान नहीं होता। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, फिर से भरोसा जीतना। लेकिन ट्रस्ट रीबिल्ड करने का मतलब सिर्फ उसे कन्विंस करना नहीं है, बल्कि ऐसा व्यक्ति बनना है जिस पर खुद जिंदगी भी भरोसा करे। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे ट्रस्ट को दोबारा धीरे धीरे बनाया जाता है, बिना किसी फेक एक्ट के, सिर्फ एक्शन से। ट्रस्ट रीबिल्ड करने का पहला रूल है टाइम और पेशेंस। ट्रस्ट कभी वर्ड से वापस नहीं आता, वो सिर्फ कंसिस्टेंट एक्शन से बनता है। अगर तुम सच में अपनी एक्स को वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें दिखाना होगा कि अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो पहले थे। लेकिन ये दिखाने का तरीका लाउड नहीं होगा, बल्कि काम और नेचुरल होगा। पहला स्टेप है रिलायबिलिटी। इसका मतलब है तुम्हारा बिहेवियर अब प्रेडिक्टेबल होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। पहले शायद तुम मूड्स में रहते थे, कभी बहुत केयरिंग, कभी बहुत डिस्टेंट, कभी बहुत एंग्री। अब ऐसा नहीं। अगर तुम कहते हो कि तुमने चेंज किया है, तो वो चेंज तुम्हारे डेली बिहेवियर में दिखना चाहिए। पंक्चुअलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और काम टोन, ये छोटी छोटी चीजें ही ट्रस्ट का बेस बनती है। दूसरा स्टेप है नो प्रोमिसेस, ओनली प्रूफ। ज्यादातर लोग माफी के बाद बोलते हैं, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं बदल गया हूं। लेकिन वर्ड्स का कोई वैल्यू नहीं जब तक एक्शंस रिपीट होते हैं। इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं, बस करो। अपने बिहेवियर से दिखाओ कि अब तुम इमोशनली बैलेंस्ड हो, रिएक्ट नहीं करते और सिचुएशंस को समझदारी से हैंडल करते हो। यही साइलेंट प्रूफ है जो किसी भी अपॉलॉजी से ज्यादा पावरफुल होता है। तीसरा स्टेप है ट्रांसपेरेंसी। अगर कभी कम्युनिकेशन दोबारा शुरू हो जाए, तो अपने इंटेंशन साफ रखो। कुछ भी हाइड मत करो, ओवर एक्सप्लेन भी मत करो। बस सिंपल, ऑनेस्ट और काल्म कम्युनिकेशन रखो। कोई भी फेक एनर्जी इंस्टेंटली पकड़ ली जाती है, इसीलिए जो भी बोलो वो जेन्युइनली महसूस करके बोलो। ट्रस्ट रीबिल्ड करने का एक हिडन एस्पेक्ट है इमोशनल सेफ्टी। उसे ये महसूस होना चाहिए कि अब तुम्हारे साथ वो सेफ है। सेफ मतलब अब कोई आर्ग्यूमेंट में इंसल्ट नहीं, अब कोई मैनिपुलेशन नहीं, अब कोई ओवर रिएक्शन नहीं। जब तुम उसके इमोशंस को रिस्पेक्ट देना शुरू करते हो, तो धीरे धीरे उसका सबकॉन्शियस तुम्हारे प्रेजेंस को सिक्योर मानने लगता है। एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, बाउंड्रीज। हाँ, ट्रस्ट रीबिल्ड करते वक्त भी तुम्हें अपनी बाउंड्रीज बनाए रखनी है। इसका मतलब है कि अगर वो तुम्हें टेस्ट करती है, तुम्हारी पेशेंस चेक करती है, तो रिएक्ट मत करो। काल्म रहो, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। जब तुम इमोशनली स्टेबल रहते हो और अपनी डिग्निटी बनाए रखते हो, तो वो तुम्हें एक मैच्योर व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करती है। ट्रस्ट रीबिल्ड का प्रोसेस स्लो होता है और कई बार पेनफुल भी, क्योंकि कुछ मोमेंट्स में तुम्हें लगेगा कि सब एफर्ट्स बेकार जा रहे हैं, या शायद वो कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन यही वो मोमेंट्स है जो तुम्हारे इनर स्ट्रेंथ को डिफाइन करते हैं। अगर तुम कंसिस्टेंसी नहीं छोड़ते, तो उसकी परसेप्शन धीरे धीरे बदलने लगती है। डार्क साइकोलॉजी ये बताती है कि ट्रस्ट रिगेन करने के लिए तुम्हें कुछ नया दिखाने की जरूरत नहीं, बस पुरानी गलतियों को दोहराना बंद करना है। जब कोई देखता है कि तुम बार बार सेम पैटर्न्स में नहीं गिरते, तो उसका ब्रेन नेचुरली रिलैक्स होने लगता है और वहीं से ट्रस्ट दोबारा बनने लगता है। ट्रस्ट रिबिल्ड करना एक गेम नहीं है, ये पेशेंस की मेडिटेशन है। इसका मतलब है धीरे धीरे खुद को इतना स्टेबल बनाना कि तुम्हारा एवरी मूव रिलायबिलिटी की निशानी बने। और जब तुम्हारा कैरेक्टर प्रिडिक्टेबल और पीसफुल हो जाता है, तब तुम सिर्फ उसकी नजरों में नहीं, बल्कि खुद की नजरों में भी ट्रस्ट वर्दी बन जाते हो। याद रखो, ट्रस्ट एक बार टूटने के बाद
कभी पहले जैसा नहीं होता, लेकिन अगर सही तरीके से रीबिल्ड किया जाए तो वो और भी मजबूत बन सकता है, क्योंकि अब वो इल्यूजन पर नहीं, एक्सपीरियंस पर टिका होता है। और यही तुम्हारी असली जीत है, जब वो तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी साइलेंस पर भरोसा करना शुरू कर दे। चैप्टर 12, इमोशनल एंकर। हर रिश्ते में एक ऐसा व्यक्ति होता है जो दूसरे का इमोशनल एंकर बनता है। वही जो हर केओस में स्टेबिलिटी देता है, हर इनसिक्योरिटी में कंफर्ट लाता है। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी एक्स फिर से तुम्हारी तरफ खींची आए, तो तुम्हें वही इमोशनल एंकर बनना होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फिर से वीक या नीडी बनो। इसका मतलब है कि तुम इतने इमोशनली ग्राउंडेड बनो कि तुम्हारा प्रेजेंस खुद एक काल्म एनर्जी बने। ब्रेकअप के बाद तुम्हारा बिगेस्ट चैलेंज होता है इमोशनल इंस्टेबिलिटी। कभी गिल्ट, कभी लोनलीनेस, कभी नोस्टाल्जिया। इमोशंस तुम्हें खींचते रहते हैं। लेकिन अगर तुम इन इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो तुम ऑटोमेटिकली दूसरों के लिए एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी बन जाते हो। इमोशनल एंकर बनने की शुरुआत खुद को स्टेबिलाईज करने से होती है। पहला स्टेप है सेल्फ रेगुलेशन। इसका मतलब है कि जब कोई नेगेटिव इमोशन उठे तो तुम तुरंत रिएक्ट ना करो। जैसे अगर तुम्हें उसकी कोई पोस्ट दिखे जिसमें वो किसी और के साथ है, तो तुम्हारा माइंड तुरंत कंपैरिजन और जेलसी में चला जाएगा। लेकिन तुम्हें पॉज लेना है, डीप ब्रेथ्स लेनी है और खुद से कहना है, ये मेरी टेस्ट है। हर बार जब तुम रिएक्शन रोकते हो, तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है। यही इमोशनल रेगुलेशन की फाउंडेशन है। दूसरा स्टेप है एम्पैथी डेवलप करना। इमोशनल एंकर बनने के लिए तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान अपनी इंटरनल वॉर लड़ रहा होता है। तुम्हारी एक्स ने जो भी किया, वो भी शायद अपने इमोशन से ड्रिवन थी। जब तुम उसे समझने की कोशिश करते हो, न कि जज करने की, तब तुम्हारा माइंडसेट शिफ्ट होता है। अब तुम इमोशन से नहीं, विजडम से ऑपरेट करने लगते हो। यही मेच्योरिटी तुम्हारे प्रेजेंस में महसूस होती है। तीसरा स्टेप है पीस प्रोजेक्शन। इमोशनल एंकर वो व्यक्ति होता है जो केओस में भी शांत रहता है। जब तुम किसी भी सिचुएशन में बैलेंस रख पाते हो, तो लोग तुम्हारे आसपास सेफ महसूस करते हैं। तुम्हें यह एनर्जी प्रैक्टिस से लानी होगी। मेडिटेशन, रीडिंग, साइलेंस, ये सब तुम्हारे अंदर इनर स्टिलनेस लाते हैं। और ये स्टिलनेस बहुत रेयर है, क्योंकि आज के समय में हर कोई इमोशनली स्कैटर्ड है। इमोशनल एंकर का मतलब कंट्रोलिंग नहीं है। तुम किसी को फिक्स नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपनी प्रेजेंस से स्टेबिलिटी का एहसास जरूर दे सकते हो। जब वो तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करेगी और महसूस करेगी कि अब तुम वही इंपल्सिव व्यक्ति नहीं रहे, कि उसके अंदर रिस्पेक्ट और क्यूरियोसिटी दोनों जगेंगी। वो सबकॉन्शियसली तुम्हारी ओर खींचने लगेगी, क्योंकि स्टेबिलिटी हमेशा केओस को अट्रैक्ट करती है। चौथा स्टेप है वल्नरेबिलिटी को स्ट्रेंथ बनाना। इमोशनल एंकर बनने का मतलब इमोशंस को दबाना नहीं है। अगर तुम पूरी तरह नम हो जाओगे, तो तुम कोड लगोगे। इमोशनल बैलेंस का मतलब है अपने इमोशंस को महसूस करना, लेकिन उन पर कंट्रोल रखना। जब तुम काम तरीके से एक्सप्रेस करते हो, बिना ड्रामा इन और ईगो के, तो तुम्हारी ऑथेंटिसिटी सामने आती है। और यही ऑथेंटिसिटी सबसे पावरफुल कनेक्शन बनाती है। एक सटल पॉइंट यह भी है कि इमोशनल एंकर को हमेशा गिविंग एनर्जी रखनी होती है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ। तुम केयर करते हो, अंडरस्टैंडिंग दिखाते हो, लेकिन अपनी डिग्निटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। क्योंकि अगर तुम गिविंग मोड में होकर नीडी बन जाओ, तो बैलेंस टूट जाता है। एंकर वो होता है जो ग्राउंडेड रहता है, न कि वो जो दूसरों पर डिपेंड हो जाए। डार्क साइकोलॉजी के हिसाब से जब कोई व्यक्ति इमोशनली सेफ महसूस करता है, तो उसका सबकॉन्शियस उसी पर्सन के पास लौटना चाहता है। इमोशनल सेफ्टी अट्रैक्शन से भी ज्यादा पावरफुल होती है। तुम उसके लिए वही सेफ स्पेस बनो जो स्टेबिलिटी, काल्मनेस और अंडरस्टैंडिंग से भरा हो। इमोशनल एंकर बनने की प्रैक्टिस सिर्फ रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि लाइफ के हर हिस्से में काम आएगी। जब तुम हर परिस्थिति में शांत रहना सीख जाओगे, तो कोई भी लॉस या रिजेक्शन
तुम्हें हिला नहीं सकेगा। यही वो पावर है जो तुम्हें दूसरे लेवल का इंसान बना देती है, जहां इमोशंस तुम्हें चलाते नहीं, बल्कि तुम इमोशंस को डायरेक्शन देते हो। और जब वो कभी वापस देखेगी, तो उसे सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, बल्कि वो पीस याद आएगी जो वो तुम्हारे साथ महसूस करती थी। वही पीस उसकी यादों का सबसे बड़ा मैग्नेट बनेगी। यही है इमोशनल एंकर की असली ताकत। बिना बोले दिल के अंदर जगह बना लेना। चैप्टर 13, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। जब तुमने अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया है, इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है और अपनी एक्स को स्पेस और रिस्पेक्ट दोनों दे दिए हैं, तब आता है वो स्टेज जिसे सही तरीके से हैंडल करना सबसे ज्यादा जरूरी है, डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन। ये वो मोमेंट है जहां तुम्हें अपनी मेच्योरिटी, इमोशनल बैलेंस और क्लैरिटी दिखानी होती है। यहां अगर तुम गलती करते हो, तो पहले किया गया सारा प्रोग्रेस बेकार हो सकता है। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन का मतलब है ईमानदार और काल्म कम्युनिकेशन। ये किसी ड्रामा, इमोशनल ब्रेकडाउन या बेगिंग के लिए नहीं है। यह एक मैच्योर व्यक्ति की बातचीत है जो खुद को और दूसरे को समझता है। तुम्हारा टोन पीसफुल होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल्ड और वर्ड्स क्लियर। पहला स्टेप है राइट टाइमिंग। अगर तुमने उसे कुछ हफ्तों या महीनों की स्पेस दी है और वो अब न्यूट्रल या स्लाइटली ओपन बिहेवियर दिखा रही है, तभी कांटेक्ट करो। अगर वो अभी भी कोल्ड है या अवॉइडेंस दिखा रही है, तो जल्दी मत करो। गलत समय पर शुरू की गई बातचीत तुम्हें फिर से नीडी दिखा सकती है। पेशेंस ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब सही मोमेंट मिले, तो अप्रोच सिंपल रखो। कोई लंबा इमोशनल पैराग्राफ नहीं, बस एक न्यूट्रल मैसेज, जैसे हे, होप यू आर डूइंग वेल या इट्स बीन अ वाइल, थॉट टू चेक इन। तुम्हारा मैसेज इतना लाइट होना चाहिए कि उसमें कोई इमोशनल प्रेशर महसूस ना हो। तुम्हारा गोल है कॉन्वर्सेशन ओपन करना, कन्फेशन नहीं करना। अब बात आती है मीटिंग या कॉल की। अगर वो रिप्लाई करती है और बात आगे बढ़ती है, तो नेचुरली एक पॉइंट पर फेस टू फेस कॉन्वर्सेशन की बात हो सकती है। ये तुम्हारा मौका है, लेकिन याद रखो, तुम्हें इंप्रेस नहीं करना है, बस एक्सप्रेस करना है। जब तुम मिलो, तो पूरी बातचीत में काल्म एनर्जी रखो। तुम्हारे जेस्चर्स, आई कांटेक्ट और वॉइस टोन सब रिफ्लेक्ट करने चाहिए कि अब तुम इमोशनली ग्राउंडेड हो। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन में सबसे कॉमन गलती है ओवर टॉकिंग। लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा बोलेंगे, उतना ज्यादा असर होगा, लेकिन असल में उल्टा होता है। जितना ज्यादा तुम समझाने की कोशिश करते हो, उतना ज्यादा वो डिफेंसिव हो जाती है। इसलिए सिंपल रहो, शॉर्ट रहो और ज्यादा जस्टिफाई मत करो। जब बात शुरू हो, तो ब्लेम या पास्ट की मिस्टेक्स पर लंबी चर्चा मत करो। उसकी बातों को काल्मली सुनो और एक्नॉलेज करो। अगर वो कहे कि तुम पहले बहुत कंट्रोलिंग थे, तो डिफेंस में मत जाओ। बस इतना कहो, हाँ, शायद उस वक्त मैं मैच्योर नहीं था, लेकिन अब मैंने खुद को बेहतर तरीके से समझा है। ये सिंपल सेंटेंस तुम्हारे ग्रोथ को दिखाता है, बिना किसी ईगो के। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन का पर्पस कन्विंस करना नहीं, बल्कि कम्युनिकेट करना है। तुम्हें सिर्फ ये दिखाना है कि अब तुम इमोशनली इवॉल्व्ड हो चुके हो। अगर वो तुम्हें टेस्ट करे, टीज करे या इनडायरेक्टली टॉन्ट करे, तो रिएक्ट मत करो। तुम्हारा कालम रिएक्शन ही तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। याद रखो, जितना तुम कंपोज रहोगे, उतना ही वो इंटरनली तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगी। अगर कॉन्वर्सेशन में इमोशनल टॉपिक आए, तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हो, लेकिन कंट्रोल के साथ। जैसे, मैं मानता हूं हमारे बीच बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, पर मैंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा। ये मैच्योर टोन दिखाता है कि तुम पास्ट में अटके नहीं, बल्कि आगे बढ़ चुके हो। कोई बेगिंग या प्लीडिंग नहीं, सिर्फ ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन का अंत हमेशा न्यूट्रल और ग्रेसफुल होना चाहिए। अगर वो रिकनेक्ट करना चाहे, तो ठीक, अगर ना चाहे, तो भी काम रहो। यही तुम्हारे इमोशनल कंट्रोल की असली पहचान है। डार्क साइकोलॉजी का प्रिंसिपल कहता है कि जो व्यक्ति अपने इमोशंस को ग्रेसफुली एक्सप्रेस कर सकता है,
वो सबकॉन्शियसली दूसरे के माइंड में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों पैदा करता है। यही रीजन है कि डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन हमेशा इम्पैक्ट छोड़ती है, लेकिन सिर्फ तब जब वो कामनेस और ऑथेंटिसिटी के साथ की जाए। इस स्टेज में तुम्हारा काम है एक इंप्रेशन छोड़ना, प्रूफ नहीं देना। जब वो तुम्हें देखे और महसूस करे कि अब तुम्हारी एनर्जी बदल गई है, तो उसका सबकॉन्शियस खुद तुम्हें अलग नजर से देखने लगेगा। और यही मोमेंट तुम्हारे कमबैक की असली शुरुआत होगी। एक कॉन्वर्जेशन जो नॉइज नहीं, बैलेंस से भरी हो। चैप्टर 14, टेस्टेड पेशेंस। डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के बाद आता है वो सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी फेज, टेस्टेड पेशेंस। ये वो स्टेज है जहां तुम्हारी असली परीक्षा होती है। तुमने अपने अंदर बदलाव किया, सब कुछ सही तरीके से कहा, और अब तुम्हारा दिल चाहता है कि कुछ जल्दी हो जाए। लेकिन यहीं पर कई लोग गलती कर बैठते हैं, क्योंकि पेशेंस का असली मीनिंग है एक्शन के बाद साइलेंस को संभालना। जब तुम अपनी एक्स से बात कर चुके हो और अपनी ग्रोथ दिखा चुके हो, तो अब उसे टाइम चाहिए। उसका माइंड तुम्हारे नए वर्जन को ऑब्जर्व करेगा। वो देखेगी कि क्या तुम्हारा चेंज रियल है या टेम्पररी। और यही ऑब्जर्वेशन पीरियड तुम्हारे लिए टेस्ट है। तुम जितना काम और कंपोज्ड रहोगे, तुम्हारे चांसेस उतने बढ़ेंगे। टेस्टेड पेशेंस का पहला रूल है कोई चीज नहीं। अब तुम्हारा काम खत्म हो चुका है। अब तुम्हें बार बार मैसेज नहीं करना, बार बार कनेक्शन पुश नहीं करना। अगर उसने रिप्लाई नहीं किया तो उसे स्पेस दो। हर बार कांटेक्ट करने की कोशिश करना तुम्हें वीक और डेस्परेट दिखाएगा। लेकिन जब तुम शांति से डिस्टेंस मेंटेन करते हो, तो तुम्हारा साइलेंस खुद तुम्हारे फेवर में काम करता है। दूसरा रूल है इमोशनल स्टेबिलिटी को बनाए रखना। इस फेज में तुम्हारा माइंड तुम्हें बार बार टेस्ट करेगा। कभी लोनलीनेस लगेगी, कभी डाउट आएगा कि शायद वो किसी और के साथ है। ये थॉट्स तुम्हारे पेशेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखो, ये वही मोमेंट है जब तुम्हें खुद पर सबसे ज्यादा कंट्रोल दिखाना है। अपने माइंड को कमांड दो, मुझे सिर्फ वो नहीं, खुद को भी जीतना है। यही माइंडसेट तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। तीसरा रूल है प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखना। बहुत से लोग डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन के बाद आराम करने लगते हैं, जैसे मिशन पूरा हो गया हो। लेकिन असल गेम तो अब शुरू होता है। तुम्हें अपनी लाइफस्टाइल, हैबिट्स और ग्रोथ को मेंटेन रखना है। तुमने जो इमेज बनाई है, उसे स्थायी बनाना जरूरी है। तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही तुम्हारे चेंज को रियल साबित करेगी। इस फेज में एक और चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ऑब्जर्वेशन। उसकी रिएक्शंस को नोट करो, लेकिन ओवर एनालाइज मत करो। अगर वो कभी न्यूट्रल बिहेवियर दिखाए या इनडायरेक्ट अटेंशन दे, तो तुरंत एक्साइटमेंट में मत आओ। काम रहो, क्योंकि जितना तुम स्टेबल रहोगे, उतना वो तुम पर भरोसा करने लगेगी। डार्क साइकोलॉजी के नजरिए से पेशेंस एक साइकोलॉजिकल डोमिनेंस बन जाती है। जब दूसरा व्यक्ति देखता है कि तुम बिना किसी रिएक्शन के कंट्रोल में रह सकते हो, तो सबकॉन्शियसली वो तुम्हें इमोशनली स्ट्रांग परसीव करने लगता है। और यही स्ट्रेंथ उसे तुम्हारी तरफ फिर से खींचती है। कोई भी व्यक्ति उस इंसान से जुड़ना चाहता है जो खुद पर कंट्रोल रखता है। पेशेंस सिर्फ इंतजार नहीं है, यह डिसिप्लिन है। इसमें तुम्हें अपने इमोशंस, एक्सपेक्टेशंस और इम्पल्सेस को कमांड में रखना होता है। अगर तुम्हारा माइंड कहे कि मैसेज कर दो, तुम कहो नहीं, अभी नहीं। अगर दिल कहे वो शायद किसी और के साथ खुश है, तुम कहो मुझे अपनी ग्रोथ पर फोकस रखना है। यह मेंटल डायलॉग ही पेशेंस को रियलिटी में बदलता है। इस फेज में एक और पावरफुल ट्रिक है, न्यूट्रलिटी दिखाना। अगर वो किसी तरह से तुम्हारे सामने आती है, तो ओवर एक्साइटेड मत होना। कैजुअल और फ्रेंडली रहो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यह बिहेवियर उसके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करेगा। वो अब इतना काल्म कैसे है? और यही कंफ्यूजन तुम्हारे फेवर में काम करेगा। टेस्टेड पेशेंस का मतलब यह नहीं कि तुम्हें इमोशनलेस बनना है। इसका मतलब है कि तुम अपनी इमोशंस को कंट्रोल करते हो, वो तुम्हें नहीं। ये वो स्टेज है जो तुम्हें भीतर से अनशेकेबल बनाती है।
आखिर में याद रखो, पेशेंस हमेशा रिवॉर्डेड होता है, लेकिन ये रिवॉर्ड तभी मिलता है जब तुम साइलेंस में भी डिसिप्लिन दिखाओ। तुम्हारी स्टेबिलिटी, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल और तुम्हारी काल्म एनर्जी ही वो चीजें हैं जो किसी भी व्यक्ति को तुम्हारे प्रति रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों महसूस कराती है। और जब वो देखेगी कि तुम अब भी वैसे ही कंपोज्ड, फोकस्ड और पीसफुल हो, तो उसके मन में एक सवाल जरूर उठेगा, क्या वो अब मेरे बिना भी खुश है? और यही सवाल तुम्हारा सबसे बड़ा विक्ट्री पॉइंट होगा। यही है टेस्टेड पेशेंस, जहां तुम कुछ नहीं करते, फिर भी सब कुछ अपने फेवर में बदल जाता है। चैप्टर 15, फ्रीडम विद इन। जब तुम अपनी पूरी जर्नी के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हो, तो एक चीज साफ दिखाई देती है कि असली जीत किसी और को वापस पाने में नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह आजाद करने में है। फ्रीडम विद इन का मतलब है वो अवस्था जहां तुम अपने इमोशंस, डिजायर्स और अटैचमेंट्स के कंट्रोल में नहीं, बल्कि खुद के कंट्रोल में जीते हो। ये स्टेज सिर्फ रिलेशनशिप रिकवरी की नहीं, बल्कि सेल्फ मास्टरी की होती है। ब्रेकअप के बाद हर इंसान शुरू में एक ही सोच रखता है, वो वापस आ जाए। लेकिन जब तुम इस पूरी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजरते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली पीस किसी को पाने में नहीं, बल्कि खुद को खोने से रोकने में है। जब तुम्हारा माइंड अब किसी आउटकम पर डिपेंड नहीं रहता, तब तुम भीतर से ट्रूली फ्री बन जाते हो। फ्रीडम विद इन का पहला स्टेप है लेटिंग गो। इसका मतलब है कि अब तुम उस आउटकम को छोड़ दो जिसे तुम पकड़कर बैठे थे। अगर वो वापस आती है तो अच्छा, अगर नहीं आती तो भी तुम कंप्लीट हो। जब तुम यह माइंडसेट डेवलप करते हो, तो तुम्हारी एनर्जी इंस्टेंटली पावरफुल बन जाती है, क्योंकि अब तुम डेस्परेट नहीं, डिटैच्ड हो चुके हो। और डिटैचमेंट हमेशा अट्रैक्शन से ज्यादा मजबूत होता है। दूसरा स्टेप है इमोशनल बैलेंस। फ्रीडम का मतलब कोल्ड या इमोशनलेस होना नहीं है। इसका मतलब है कि तुम इमोशंस को महसूस करते हो, लेकिन उनमें डूबते नहीं। जब कोई याद आती है, तुम उसे दबाते नहीं, बस ऑब्जर्व करते हो और उसे जाने देते हो। धीरे धीरे तुम्हारा माइंड सीख जाता है कि हर थॉट और फीलिंग टेम्पररी है। यही अंडरस्टैंडिंग तुम्हें मेंटल पीस देती है। तीसरा स्टेप है सेल्फ वैलिडेशन। अब तुम्हें किसी और की अप्रूवल या अटेंशन की जरूरत नहीं। पहले तुम्हारी खुशी इस बात पर डिपेंड करती थी कि वो तुम्हें नोटिस करे या नहीं। अब तुम्हारी खुशी तुम्हारी डेली प्रोग्रेस, डिसिप्लिन और काल्मनेस से आती है। जब तुम खुद को वैलिडेट करने लगते हो, तो तुम्हारे अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस पैदा होती है जो किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। फ्रीडम विद इन का अगला हिस्सा है प्रेजेंस में जीना। पास्ट को बार बार रिप्ले करना और फ्यूचर को इमेजिन करना, यही तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन जब तुम हर दिन प्रेजेंट मोमेंट में जीते हो, तो तुम्हारा माइंड क्लियर और स्टेबल रहता है। हर दिन बस एक रूल फॉलो करो, आज मैं अपने बेस्ट वर्जन को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा। बस यही तुम्हारा फोकस हो। इस स्टेज में तुम्हें एक सटल शिफ्ट महसूस होगा। अब तुम एक्स के बारे में सोचकर दुखी नहीं होते, बल्कि ग्रेटफुल महसूस करते हो, क्योंकि वो एक्सपीरियंस ही तुम्हें इस लेवल तक लेकर आया। उस दर्द ने तुम्हें इमोशनल अवेयरनेस दी, उस रिजेक्शन ने तुम्हें क्लैरिटी दी। यही ग्रेटिट्यूड तुम्हारे एनर्जी लेवल को ऊपर उठाता है। फ्रीडम विद इन का सबसे डीप एस्पेक्ट है सेल्फ रिस्पेक्ट को अल्टीमेट प्रायोरिटी बनाना। जब तुम अपनी बाउंड्रीज, डिग्निटी और पीस को किसी के लिए भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, तब तुम इमोशनली फ्री हो जाते हो। अब तुम किसी को खोने के डर से डिसीजन नहीं लेते। तुम जानते हो कि कोई भी रिश्ता तभी ब्यूटीफुल होता है जब दोनों लोग इंडिपेंडेंट और फुलफिल्ड हो। डार्क साइकोलॉजी के पर्सपेक्टिव से, जो व्यक्ति इंटरनली फ्री होता है, वो दूसरों पर स्ट्रॉन्गेस्ट इंपैक्ट डालता है, क्योंकि वो किसी को इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता। उसकी साइलेंस में पावर होती है, उसकी प्रेजेंस में काल्मनेस होती है। यही क्वालिटीज नेचुरली अट्रैक्ट करती है। लेकिन इस बार तुम्हें अट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब तुम कंप्लीट हो चुके हो। फ्रीडम विद इन का असली मतलब यही है
खुद से दोस्ती करना, खुद से बात करना, खुद को समझना और खुद के साथ कंफर्टेबल रहना। अब लोनलीनेस तुम्हें डराती नहीं, बल्कि तुम्हारी स्ट्रेंथ बन जाती है। जब तुम्हें खुद की कंपनी पसंद आने लगती है, तब किसी की एब्सेंस तुम्हारे पीस को डिस्टर्ब नहीं कर सकती। और जब तुम इस लेवल पर पहुंचते हो, तब चाहे वो वापस आए या नहीं, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा वर्थ किसी के प्रेजेंस से डिफाइन नहीं होता। तुम अब वो बन चुके हो जिसे कोई भी खोकर पछताए, लेकिन तुम खुद कुछ भी खोकर भी शांत रहो। यही है असली फ्रीडम, जब तुम्हें किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अब तुम खुद के मालिक बन चुके हो। अगर तुमने इस वीडियो को यहां तक देखा है, तो याद रखो, ये सिर्फ किसी को वापस पाने की कहानी नहीं थी, बल्कि खुद को फिर से खोजने की जर्नी थी। जब तुम अपने माइंड, इमोशंस और एक्शंस पर कंट्रोल पा लेते हो, तो तुम किसी के प्यार के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए जीना शुरू करते हो। अगर तुम्हें इस डार्क साइकोलॉजी मास्टर क्लास से कुछ भी सीखने को मिला, थोड़ा भी क्लैरिटी, पावर या डायरेक्शन, तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम्हें इस पूरी जर्नी का कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। और अगर तुम चाहते हो कि मैं अगली मास्टर क्लास बनाऊं किसी नए टॉपिक पर, जैसे हाउ टू बिकम इमोशनली अनटचेबल या साइकोलॉजी ऑफ री अट्रैक्शन, तो बताओ नीचे कमेंट में। याद रखो, तुम्हारा कमबैक किसी एक्स के लिए नहीं, तुम्हारे खुद के लिए है। अब तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है। शांत, फोकस्ड और कंप्लीटली अनशेकेबल बनो।